दूसरी अहम बात यह थी कि मैं मोती महल जैसी महफूज और नाकाबिल शिकस्त इमारत में आग लगा कर आया था और डॉन ने मेरी पेशवाई के लिए जीनों के ऊपर सिरे तक आना गवारा नहीं किया था। उसके मूड की खराबी का वाज़ेह इजहार था। मैं मोहतात अंदाज में सीढ़ियां तय करता हुआ सेलर्स बार की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो डॉन अपने रवायती गाउन के बजाय टी शर्ट और चुस्त जीन में मलबूस अपने मसहरी पर दराज नजर आया। चले आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसने अपनी जगह से जुम्बिश किए बगैर ऊंची आवाज और सपाट लहजे में हाँक लगाई। उसकी मसहरी के करीब जाकर मैंने अपने रवायती अंदाज में सर को हल्का सा खम देकर उसे ताजीम दी। चाउफान जो इस लम्हे तक मेरे पीछे चला रहा था, इस मरहले पर लपक कर मुझसे एक कदम आगे निकला और डॉन के सामने रकूज से भी ज्यादा झुकता चला गया। मेरा दिल चाहा कि उसकी पुश्त पर इतने जोर से घुटना रसीद करूं कि वो उछलकर डॉन पर जा गिरे, लेकिन वो ऐसी किसी भी बेतकल्लुफी के इजहार का मौका नहीं था। दोनों बैठ जाओ, डॉन ने लेटे लेटे फरमान जारी किया। मैंने इत्मीनान से नशिस्त संभाली। चाउफान सोफे के किनारे पर यूं टिकाया जैसे किसी भी लम्हे वहां से भाग निकलने का इरादा रखता हो। तो वो भारतीय कुत्ता तुमसे शिकायत कर रहा था कि मैंने उसके मोती महल पर हमला कराने की खुशी में मुफ्त शराब बांटना शुरू कर दी है। डॉन गुर्राया। वो छोटे दिल का आदमी था, ऐसी ही बात सोच सकता था। मैंने रसानी से कहा, जाओ और उसे बता दो कि मैं उसके खून का प्यासा जरूर हूं, लेकिन वो मेरे लिए इतना अहम नहीं है कि उसकी किसी रुसवाई की खुशी में मैं अपना कारोबार तबाह कर लूं। मेरी फ्याजी का सबब कुछ और था। आज मैं बहुत खुश था, लेकिन चाउफान की रिपोर्ट ने मेरी तबीयत पे मजा कर दी। ये पहली बार हुआ कि आज सेलर्स बार में शराब की एक बूंद नहीं है। तहखाने में पड़े हुए लकड़ी के बैरल तक मुफ्त लुटाए जा चुके हैं। मैं तुम्हारी फ्याजी का हाल देख चुका हूँ। बार का खासा सामान बाहर बिखरा हुआ है। आज ने तुम नहर आने वाले को खुली छूट दी हुई थी। जानते हो कि इसका सबब क्या था? डॉन अचानक अपने बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया। उसकी चमकती हुई निगाहें मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थी। अपने राज तुम ही जानते हो, मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने बेबसी से कहा। छोटा राजन अभी बहुत छोटा है, उसकी गलतफहमी दूर होना चाहिए। वो दांत पीसते हुए बोला, ये बात मैं सिर्फ तुम दोनों को बता रहा हूँ कि आज वो औरत एक ट्रक के नीचे कुचल कर मर गई जिसने बैंकॉक के भरे बाजार में मेरी बेइज्जती की थी। वो औरत थी इसलिए मैं उस पर हाथ नहीं उठा सका, लेकिन मेरे दिल से निकली वो बद्दुआएं उसका पीछा कर रही थी। मैंने उसकी मौत की खुशी में सेलर्स बार के दरवाजे हर एक के लिए खोले थे। अब मैं सर उठाकर चल सकता हूँ। ये मेरा जाती मामला था। मैंने अपनी खुशी के लिए शराब बांटी। इस पर किसी को एतराज करने का कोई हक नहीं था। तुम सुन रहे हो ना? डॉन बोलते बोलते खासा जज्बाती हो गया। मैंने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। इसकी जुबान से शराब की मुफ्त तकसीम का सबब सुनकर मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। सुनी सुनाई कहानियों के मुताबिक डॉन ने एक कम सिन लड़की से शादी की थी। इस शौक लड़की ने किसी बात पर बरहम होकर डॉन को बाजार में अपनी जूती से मारा और फिर से छोड़कर चली गई। डॉन ने शर्म से गोशा नशीनी इख्तियार करके बदमाशों की दुनिया में अपनी बादशाही छोड़ दी। मुझे अंदाजा नहीं था कि डॉन इतना कीना परवर था। वो कमोबेश 2 बरसों से अपनी रूह के जख्म को पाल रहा था। ताकत और वसाइल होने के बावजूद उसने अपनी भगोड़ी बीवी का पीछा किया, न उसे मरवाने की कोशिश की। अंदर ही अंदर वो इंतजार की धीमी आंच पर सुलगता रहा। जब उसे उस औरत की मौत की इत्तला मिली तो उसने अपनी खुशी के इजहार के लिए एक निराला ढंग इख्तियार कर लिया। यह महज एक इत्तेफाक था कि उसी सुबह उसके आदमियों ने मोती महल पर कामयाब हमला किया था। डॉन के लब कुशा होने से पहले मैं खुद भी इस संगीन गलतफहमी में मुब्तला था कि डॉन ने राजन की हवा खेजी की खुशी में शराब की मुफ्त तकसीम शुरू की थी। डॉन कह रहा था कि उसने असल सबब सिर्फ हम दोनों को बताया था, जबकि उसके पाले हुए 4 मुश्तंडे हर वक्त सेलर्स बार के इस फ्लोर पर मौजूद रहते थे। मैंने कनखियों से इस गोशे की तरफ देखा जहां आमतौर पर उनकी चौकड़ी जमी रहती थी। इस वक्त वो बिस्तर खाली पड़े हुए थे। डॉन परले दर्जे का काया शख्स था। मेरी निगाहों की जुम्बिश उसकी नजरों से पोशीदा नहीं रह सकी। उसने तेज आवाज में कहा, इधर उधर मत देखो, आज इन चारों को भी दिल खोल कर पीने की आज़ादी थी। वो इस काबिल नहीं रहे थे कि यहाँ आते, पीकर कहीं दफान हो गए। इस वक्त इस फ्लोर पर हम तीनों के सिवा कोई नहीं है। मैंने ये बात किसी चौथी जुबान से सुनी तो तुम दोनों की खैर नहीं होगी। मैं खुद भी किसी को बताना चाह रहा था कि आज मैं कितना खुश हूँ और मैंने अपना पूरा अखबार क्यों लुटाया है। मेरे मुंह लगने वालों की तकदीर भी उनका साथ छोड़ देती है। अपनी सरकश औरत को मैंने कोई सजा नहीं दी, मगर तकदीर उसे बहुत बेरहमी से निकल गई। ये बात मेरे सीने में दफन रहेगी। मैंने उसे यकीन दिलाते हुए अपनी बात जारी रखी। एक इत्तिफाक था कि तुमने आज अपनी जाती खुशी के लिए अपने बार पर मुफ्त शराब तकसीम की और उसी की वजह से राजन जहन्नुम की आगोश में पहुंच गया। डॉन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इस इंकिशाफ पर वो भौंचका रह गया। चाउफान मेरे बराबर में बैठा हुआ था, मगर मैं अपनी आंख के गोशे से देख रहा था कि उसकी कैफियत भी डॉन से मुख्तलिफ नहीं थी। वो कैसे मर गया? डॉन ने मेरे साख्ता सवाल किया। तुम्हारे इस खादम की एक गोली ने उसका सर उड़ा दिया, मैंने इनकिसार से जवाब दिया।
اس کے 2 ساتھیوں کا بھی یہی انجام ہوا ہے۔ تم نے اب تک یہ بات نہیں بتائی تھی، اب اچانک یہ ذکر لے بیٹھے ہو۔ شراب کی تقسیم سے ان کی موت کا کیا تعلق نکلا ہے؟ ڈان کے لہجے سے بے یقینی مترشح تھی۔ میں کیسے بتاتا؟ میں نے عاجزی سے کہا۔ فون پر تم نے مختصر بات کی ہدایت دے کر فون بند کر دیا۔ یہاں آتے ہی تم نے اپنی بات شروع کر دی۔ اب موقع ملا تو میں نے پہلی فرصت میں تمہیں یہ خبر سنا دی۔ علی، مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش مت کرو۔ ڈان کا لہجہ تادیبی ہو گیا۔ مجھ سے پہلے تم نے چاؤفان سے بات کی تھی۔ موتی محل میں آگ لگنے کی خبر مجھے اسی نے دی۔ تم نے اسے راجن کی موت کے بارے میں کچھ بتایا ہوتا تو وہ مجھ سے اس بڑی خبر کا ذکر بھی کرتا۔ تم اب تک یہ بات اپنے دل میں لیے کیوں بیٹھ رہے؟ چاؤفان نے موتی محل کی آگ دیکھ کر مجھے فون کیا تھا۔ میں نے بہت احتیاط سے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے جواب دیا۔ فون پر میں اس سے کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بینکاک کے فون کے نظام پر سے میرا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ فون پر کوئی اور یہ سن لیتا کہ میں نے موتی محل میں راجن اور اس کے 2 وفاداروں کو مارا ہے تو میرا یہ اقبال جرم مجھے کسی بدترین انجام سے دوچار کر سکتا تھا۔ بات تمہاری اور چاؤفان کی ہو رہی تھی، کوئی اور تمہاری باتیں کیسے سن سکتا تھا؟ ٹان نے میری بات پوری ہونے سے پہلے بے اعتباری سے پوچھا۔ یہاں کا نظام ناکارہ ہو گیا ہے، فون پر لائنیں مل جاتی ہیں، ہمارے درمیان اچانک کوئی تیسرا بھی آ سکتا تھا۔ میں نے وضاحت کی۔ اس بار بھی ڈان نے مجھے اپنی بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا اور میرا فکرہ مکمل ہوتے ہی بول پڑا۔ یہ بیکار باتیں ہیں، میرے ساتھ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے یہ ماننے میں آر نہیں کہ جب سے تم میرے ساتھ ملے ہو تمہاری کامیابیاں بے مثال رہی ہیں۔ تم جو ارادہ کر لیتے ہو وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ تم نے چھوٹا راجن کو پے در پے گہرے گھاؤ لگائے ہیں اور اب تم اس کی موت کی خبر سنا رہے ہو۔ میں تمہاری ان کامیابیوں پر غور کرتا رہا ہوں۔ تمہیں اندر کی ایسی خبریں مل جاتی ہیں جن کی کسی کو ہوا بھی نہیں لگتی۔ تم نے یہ کہا کہ چھوٹا راجن کا اہم مہمان لوب بوری میں ہے اور وہ واقعی وہاں چھپا ہوا تھا۔ تم کو خبر ملی کہ چھوٹا راجن اپنی وائٹ ہاک کا حشر دیکھنے کے لیے سمندر کی طرف گیا ہے اور وہ انہی اطراف میں تھا۔ تم ان خبروں کے حاصل ہونے کے بارے میں جواز دیتے رہے مگر یہ سب مجھے ناقابل یقین نظر آتا ہے۔ ایک اکیلا آدمی اتنی بڑی بڑی کامیابیاں کیسے سمیٹ سکتا ہے؟ نتائج میرے سامنے نہ ہوتے تو میں تمہاری ان باتوں پر ہرگز اعتبار نہ کرتا۔ تمہاری پے در پے کامیابیاں اس بات کی دلیل ہے کہ تم کو بر وقت صحیح خبریں ملتی رہیں۔ تم نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور میدان مارتے رہے۔ میرے ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہاں تمہارا کوئی متوازی کرو نہیں ہے۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ آئے ہو۔ کسی اکیلے آدمی کی یہ کارکردگی میرے لیے حیرت کے ساتھ پریشانی کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ تم خاموش کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس کی آواز میں شبہات اور اضطراب کی پریشانیاں لرزاں تھیں۔ تم قطع کلامی کر لیتے ہو۔ میں تمہاری بات کاٹ کر بیچ میں نہیں بول سکتا۔ میں نے صورتحال کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے گمبھیر سنجیدگی سے کہا، تمہارے ذہن میں آنے والے سوال فطری ہیں لیکن تم نے اپنے ذرائع سے ملنے والی معلومات کا حوالہ دے کر ان سوالوں کے جواب خود دے دیے ہیں۔ اس کے بعد میرے کچھ کہنے سننے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس کے باوجود اگر تم کو میری ذات پر کسی قسم کا شبہ ہے تو چاؤفان کو حکم دو کہ یہ اپنے پستول کی گولی میرے دل میں اتار دے۔ میں کسی احتجاج کے بغیر خوشی سے یہ موت قبول کر لوں گا۔ بکواس مت کرو۔ وہ بےتابانہ انداز میں اپنا دائنا ہاتھ فضا میں لہرا کر غرایا اور اپنی سلامتی کے بارے میں میری ٹوٹتی ہوئی آس دوبارہ بند گئی۔ اس بار ڈان کی غراہٹ میں مجھے وہی پرانی مربیانہ اپنائیت محسوس ہوئی تھی جو ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتی رہتی تھی۔ بات کو حد سے آگے لے جانے کی کوشش مت کرو۔ ڈان کی تعریف جاری رہی۔ میں نے تمہیں مرنے مارنے کے لیے نہیں بلایا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ، ہر بات سچ سے بتا دو۔ تم ایسے فائدے میں رہو گے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ چھوٹا راجن کی موت کا واقعہ پس پشت چلا گیا۔ میری سوچی سمجھی کہانی تھری کی تھری رہ گئی۔ ڈان کا سارا زور میری ذات پر آ گیا تھا۔ میں نے تمہارے سامنے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ تمہیں میری کسی بات پر شبہ ہے تو اس کی نشاندہی کرو۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں مطمئن کر سکوں۔ ڈان کی بزرگانہ فہمائی سے میرے وجود میں مچلتی ہوئی بے چینی کی لہر کو بڑی حد تک قرار آ گیا۔ ڈان اپنے بائیں ہاتھ کی چٹکی سے اپنے کان کی لوب مسرنے لگا۔ اس کے بشرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی کشمکش چل رہی ہے۔ چند ثانیوں کے بعد اس نے بوجھل اور ٹھہری ہوئی آواز میں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بے اختیار میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ڈان نے غیر متوقع طور پر ایک خطرناک اور براہ راست سوال کر ڈالا تھا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے حیرت سے کہا، عجیب سوال پوچھا ہے تم نے۔ میرا نام علی احمد ہے۔ یہ تم پہلے بھی بتا چکے ہو۔ ڈان نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ میں تم سے تمہارا اصلی نام پوچھ رہا ہوں۔ علی احمد میرا اصلی نام ہی ہے۔ تم جو چاہو کہہ سکتے ہو، میں نرمی سے جواب دیا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں تحمل اور نرم خوی سے کام لیتے ہوئے ڈان سے کسی ممکنہ تصادم کا خطرہ ٹال سکوں۔ ڈان اضطراری انداز میں مسحری سے اتر کر فرشی قالین پر کھڑا ہو گیا اور دائیں ہاتھ کا مکہ اپنی بائیں ہتھیلی پر مارتے ہوئے بولا، چھوٹا راجن سے میری اور تمہاری لڑائی چل رہی تھی۔
दूर दूर तक किसी तीसरे फरीक का नामो निशान नहीं था। फिर वो बार बार डैनी का नाम क्यों ले रहा था? इसका जवाब वही दे सकता था। मैंने बेबसी से कहा, अपनी बदकिस्मती से अब वो दूसरे जहान में पहुंच चुका है। डान ने झटकेदार छोटे छोटे कदमों से कालीन पर नंगे पांव टहलना शुरू कर दिया और खुद कलामी के अंदाज में बोलने लगा। छोटा राजन पागल नहीं था, वो किसी वजह से डैनी से खौफजदा था। मैंने उसकी तरफ से यह नाम पहली बार सुना तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने अपने जराए से अच्छी तरह छानबीन की। तुम्हारी तरह वो भी पाकिस्तानी है, मगर चल्लावा बना हुआ है। उसका नाम सब जानते हैं। उसकी जात से बहुत से बड़े वाकयात मंसूब हैं। अमरीकी उससे खौफ खाते हैं। वो नित नए तरीकों से अपने दुश्मनों को मारता है, लेकिन किसी ने उसको नहीं देखा, ना कहीं उसकी कोई साफ तस्वीर दस्तयाब है। वो टहलते टहलते रुक कर अचानक मेरी तरफ घूमा और पुरजोश लहजा इख्तियार करते हुए बोला, तुम्हारी कामयाबियों में मुझे डैनी की झलक नजर आती है। तुम तनहा वो सब करते फिर रहे हो जो मेरे आदमी आज तक मिलकर नहीं कर सके। तुम्हारे सामने आने वाले पुरस्कार अंदाज में मारे जाते हैं। किसी को सांप डस लेता है, किसी की लाश आग में जलकर राख हो जाती है। अब तुम नई कहानी लेकर आए हो कि छोटा राजन तुमसे मिला, उसने तुम्हें अपना हमदर्द समझकर तुमसे मेरी शिकायत की, फिर तुमने उसे मार दिया। मोती महल में आग लगी हुई, मुझे पूरा यकीन है कि इसकी लाश भी जलकर भस्म हो जाएगी। इसकी मौत के असबाब का कोई सुराग बाकी नहीं रहेगा। ये सब क्या है? क्या ये किसी आम आदमी के बस के रोग हैं? मैं खामोशी से उसकी तवील तकरीर सुनता रहा। डान अपने मसाइल और मामलात की तरफ से इतना बेपरवाह नहीं था जितना खुद को जाहिर करता था। ये राज मुझ पर पहली बार मुनकशिफ हुआ कि वो मेरे असली रूप यानी डैनी के बारे में बाला ही बाला मालूमात हासिल करता रहा था। इसके कहे हुए अल्फाज ने मुझे अंदर से बुरी तरह हिला कर रख दिया। इसने अपनी लंबी तकरीर सवालिया अंदाज में ख़त्म की थी। मैंने मायूसाना अंदाज में कहा, डान, ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरी कारकर्दगी तुम्हारे लिए परेशानी का सबब बन रही है। मैं काम आदमी हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। चौफान इस बात की गवाही देगा कि मैं मोती महल की तरफ जाने से पहले अकेला उसके साथ था। मैं ये मानता हूँ कि मैंने मोती महल में मारे जाने वालों की तीनों लाशों को आग लगा दी, मगर इसमें मेरी किसी साजिश का दखल नहीं था। मैंने इंतकाम के जोश में वहां आग लगाई थी। रही साहिल पर गाड़ी में जलने वाली लाशों की बात, तो उसमें मेरे इरादे का कोई दखल नहीं रहा। राजन की तरफ से आने वाली कोई गोली पेट्रोल की टंकी में लगी और वहां आग भड़क उठी। हमारे पास लाशों को छुपाने के लिए राजन की कार से बेहतर कोई जगह नहीं थी। चाउफान इस वाक़े में शुरू से आखिर तक मेरे साथ शामिल था। बार बार चाउफान का हवाला न दो, उसने हल्की सी तुर्शी से कहा। मैंने इसे पल पल की रिपोर्टें ली हैं। जब गाड़ी में आग लगी तो तुम वहां अकेले थे। चाउफान को तुमने जीप में सड़क की तरफ भेज दिया था ताकि मैदान साफ रहे, और छोटा राजन बेखबरी में आगे बढ़ता चला है। इस बारे में चाउफान वही कहेगा जो तुमने इसे बताया था। मैं सांस रोके डान की बात सुनता रहा। चाउफान ने उसे बहुत कुछ बता दिया था। गनीमत यह था कि इसने दोनों आदमियों की पुरस्कार मौत का राज फाश नहीं किया था। इनमें से एक जहरीली अंगूठी का और दूसरा बीम गन का निशाना बना था। मैंने चाउफान को कुछ ऐसा चक्कर दिया था कि इसने एक के कत्ल की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। चाउफान इस बारे में जुबान खोलता तो वो दरोग कोई के इल्जाम में डान के अताब का निशाना बन सकता था। डान, ये एतबार की बात है। मैंने दबे दबे लहजे में एहतजाज किया। अगर तुम समझ रहे हो कि मैंने चाउफान से कोई गलत बयानी की थी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम फिर बात बढ़ा रहे हो, डान चटक कर बोला। इस वक्त मसला एतबार का नहीं, चाउफान की गवाही का था। इसे सिरे से कुछ पता नहीं था तो वो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने के सिवा क्या कर सकता है। अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है तो तुम्हारे जहन में मेरी तरफ से शकूक शुबहात क्यों पल रहे हैं? तवील और सबर आजमा इंतजार के बाद मुझे डान की दुखती रग दबाने का मौका मिल गया। मैंने कहा कि तुम मान क्यों नहीं लेते कि मैं अली अहमद हूं? मुझे अपनी कामयाबियों का गुर बताओ। डान पैर लटका कर अपनी मसहरी पर बैठ गया। उसके लहजे में झुंझलाहट आ चुकी थी। सब कुछ तुम्हारे सामने है, मैं क्या बता सकता हूँ? मैंने अपनी बेबसी जाहिर की। जहानत और किस्मत डैनी की मेरास नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग उससे ज्यादा तेज तरार होंगे। इनमें से एक मैं भी हो सकता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात भी बता दूं, मैं कोई 30 मारखा नहीं हूँ, मगर अखबारात वगैरह पढ़ता रहता हूँ। डैनी पर अमरीकियों ने लाखों डॉलर के इनाम मुकर्रर किए हुए हैं। उसके बारे में कई अफसरों से मेरी बात हुई और इन सब का ख्याल है कि डैनी नाम के किसी आदमी का सिरे से वजूद नहीं है। वो CIA और FBI का तराशा हुआ एक अफसानवी किरदार है। भारतीयों ने भी इस नाम को बहुत हवा दी है। वो लोग अपनी हर बड़ी नाकामी और बर्बादी की जिम्मेदारी डैनी पर डालकर अपनी जान बचाते हैं। वरना यह कैसे मुमकिन है कि वो लोग अपने खलाई कैमरों से सहरा में गिरी हुई सुई की वाज़ेह तस्वीर ले लेते हैं? इनके पास डैनी का कोई सुराग ना हो। वो कोई हकीकी वजूद होता तो उसकी तस्वीर या फिंगरप्रिंट्स भी होते। फर्जी नाम के बारे में कुछ नहीं मिल सकता। तुम्हें बहकाया गया है, डान मेरी बात सुनकर बोला। दिल की भड़ास निकाल लेने के बाद उसकी बेचैनी को करार सा आता जा रहा था। इसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वो टार्जन की तरह का कोई फर्जी किरदार नहीं है। उसकी मौजूदगी की अलामतें और सुराग मिलते रहे हैं।
लेकिन वो बहुत चालाक आदमी है। आज तक किसी की गिरफ्त में नहीं आया। किसी ने उसे देख लिया तो डैनी ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। ये बहस बेसूत है। आज मैं जितना गौर कर रहा था मुझे यकीन होता जा रहा था कि तुम ही डैनी हो और नाम बदल कर मुझे धोखा दे रहे हो। मगर अब मैंने देख लिया कि तुम में कई बड़ी कमजोरियां हैं। डैनी मक्कार और दबंग आदमी है। तुम चालाक जरूर हो, मक्कार नहीं हो। मुझसे डरते हो इसलिए दबते चले जा रहे हो। तुम्हारी रगों में डैनी जैसा खून होता तो तुम मुदाफाना दलीलें देने के बजाय अब तक तन कर मेरे मत में मुकाबल खड़े हो चुके होते। उसने खामोश होकर अपने सीने से तवील और गहरा सांस खारिज किया। मैं अपने दिल की गहराइयों से तुम्हारा ममनून हूं कि तुमने मुझ पर शुबा किया और खुद ही इसे दूर भी कर लिया। मैंने पूरे खलूस से कहा, यह मेरी किस्मत की सितम ज़रीफी थी कि डॉन मुझे मेरे खून का हवाला देकर मेरी तज़हीक कर रहा था और मैं इसकी गलतफहमी दूर करने की पोजीशन में नहीं था। कनीमा यह था कि वो ज़ीरक होने के बावजूद हमेशा की तरह मेरी बातों के जाल में फंस कर मेरी गुलू खुलासी कर चुका था। वो अपने मुवक्कफ पर अड़ा रहता तो बात संगीन रुख इख्तियार कर जाती। तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में एक फांस थी जो निकल गई। अब बताओ कि छोटा राजन यकायक तुम्हारा रफीक कैसे हो गया? डॉन अपने पैर ऊपर समेट कर मसहरी के सरहाने से टेक कर लगा कर बैठ गया। इस वक्त वो अपने हर कौलो फेल से मुतमईन नजर आने लगा था। यह बड़ी हैरतनाक कहानी है जो मैंने अभी तक चाउफान को भी नहीं सुनाई। इसकी बुनियाद तुमने डाली। अगर तुम सेलर्स बार में मुफ्त शराब न बांटते तो राजन आज भी हमारे सीनों पर मूंग तल रहा होता। मुझे पहली मुलाकात में अंदाजा हो गया था कि डॉन अनापरस्त शख्स है। ऐसे अफराद बज़ाहिर साफ गोई के सरपरस्त बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दिलो जान से खुशामद पसंद होती है। मैंने अपनी कहानी की तमीद में डॉन की तारीफ करके इसके शौक को भड़का दिया। मेरी मुफ्त की शराब से छोटा राजन को क्या तकलीफ हुई? उसने इस्तज़ाही लहजा में पूछा। चंद लम्हों में वो अपने लब लहजे से एक बदला हुआ आदमी महसूस हो रहा था। तुम अपनी दगाबाज औरत की इबरतनाक मौत की खुशी में शराब बांट रहे थे। मैंने बीवी के बजाय डॉन के मरगूब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपनी बात शुरू की। एक इत्तिफाक था कि सुबह तुम्हारे आदमी ने मोती महल पर बमों और राइफलों से हमला किया। राजन को शराब की मुफ्त तकसीम की खबर मिली तो उसने अंदाजा लगाया कि वह हमला तुम्हारी तरफ से हुआ था और तुम उस कामयाबी की खुशी में मुफ्त शराब बांट रहे थे। उसकी खोपड़ी सनक गई और वहीं से उसकी तबाही का आगाज हो गया। बोलते रहो। मेरे तो अक्कुफ पर डॉन ने बेताबी से मुझे टोका। खामोशी से मुझे उलझन होती है। यह बताओ कि तुम्हारा इससे कैसे राब्ता हुआ? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। मैंने दिल ही दिल में डॉन की इस तरह से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा। उसने उसी वक्त तुमसे इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। अब दूसरा इत्तिफाक रूनुमा हुआ। मैंने सुबह के वाक़े पर राजन का रद्द-ए-अमल जानने के लिए होटल की लॉबी में लगे हुए पब्लिक बोर्ड से मोती महल फोन किया तो मुझे राजन की आवाज़ सुनाई थी। मेरा इरादा था कि मैं बाहर के किसी अखबार का रिपोर्टर बनकर उससे बात करता। उसकी आवाज़ सुनते मैंने अपना सांस रोक लिया और पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनने लगा। वो किसी कर्नल गैरी को अपनी बिपता सुना रहा था। इससे गुस्सा था कि तुमने बाहर से आए हुए इसके 5 नामी ग्रामी मेहमानों की मौजूदगी में मोती महल पर हमला कराया और इसका सारा मंसूबा दरहम बरहम हो गया। तुम इस कामयाबी की खुशी में अपने बार पर हर कस्सो नाकस को मुफ्त शराब पिला रहे थे। इसकी ख्वाहिश थी कि इस भीड़ भाड़ में तुम्हारे बार में बम का धमाका कर दिया जाए। बाहर की तबाही और बहुत से शराबियों की हलाकत से तुम्हारी जबरदस्त बदनामी होगी। इसे तवक्का थी कि शायद वो बम का धमाका तुम्हारे लिए भी जानलेवा साबित हो और सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। कर्नल गैरी ये सब सुन रहा था। डॉन ने मेरी बात काट कर हैरत से गुस्से से कहा। न सिर्फ सुन रहा था बल्कि उसे नादन मशवरे भी दे रहा था। मैंने डॉन को उकसाया। यह हराम के जने अमरीकी किसी के नहीं होते। डॉन बाकायदा तैश में आ गया। बुरे वक्त पर अपने बाप को भी दगा दे जाते हैं। गैरी पिछले 6 बरसों से यहाँ जमा बैठा है। मेरे गोशानिशी होने से पहले वो मुझसे यारी का दम भरता था। अब छोटा राजन का मशीर बना हुआ था। मुझे जरा तफसील से बताओ कि तुमने फोन पर इन दोनों की क्या क्या बातें सुनी। डॉन पर मेरा दाव चल गया। मैं एक तीर से बैक वक्त 2 शिकार कर रहा था। एक तरफ मफरूजा क्रॉस टाक की आड़ लेकर अपनी पोजीशन साफ कर रहा था और दूसरी तरफ उसे अमरीकी सफारत खाने के साजिशी इंफॉर्मेशन अफसर के खिलाफ भड़काने में कामयाब हो चुका था। राजन तुम्हारे बारे में फौरी तौर पर बम का धमाका कराने पर अड़ा हुआ था। डॉन के मुतालबे पर मैंने दोबारा बोलना शुरू कर दिया। इस काम के लिए उसे कोई नया आदमी दरकार था। कर्नल गैरी का कहना था कि राजन ये मामूली सा काम अपने किसी आदमी से ले सकता था। वो एक छोटे बैग में कोई ताकत पर रिमोट कंट्रोल्ड बम तुम्हारे बार में छोड़कर लौट आता तो भीड़ भाड़ में किसी को इस कार्रवाई का इल्म नहीं होने पाता। अपने आदमी की बाहिफाजत वापसी के बाद राजन जब चाहता एक बटन दबाकर तुम्हारे बार की पूरी इमारत को मलबे के ढेर में बदल देता। गैरी बम फराम करने पर आमादा था, मगर राजन का कहना था कि इसका आदमी सेलर्स बार में पहचान लिया गया तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो मार डाला जाएगा, मंसूबा नाकाम होगा और तुम पूरी ताकत से दोबारा मोती महल पर चढ़ाई कर दोगे। डॉन अपना सर हिलाते हुए गुर्राया।
ये खौफनाक साजिश हो रही थी मेरे खिलाफ। छोटा राजन मेरे रास्ते से हट गया है, अब मैं गैरी खंजीर को भी देख लूंगा। फिर तुमने क्या किया? डॉन उस वक्त मैं कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। मैंने कहा, बस अपना दम साधे इन दोनों की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज ज़हन नशीन करता रहा। राजन उसे अपनी मुश्किलात बता रहा था। उसने कहा कि वो इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मनहूस से शाम है। इसके सारे आदमी इसको पीठ दिखा गए हैं। बहुत से गद्दार मोती महल में लूट मार करके भाग गए, कुछ बुजदिल घरों में छुप कर बैठ गए। हद ये है कि आज उसके सारे कारोबारी ठिकानों पर ताले पड़े हुए हैं। मोती महल में सिर्फ 4 जानिसार उसके साथ रह गए हैं, जिनमें से 2 को उसने डुप्लीकेट चाबियां देकर क्लबों और जुए खानों के ताले खोलकर तिजोरियों से पिछली रात की कमाई समेटने के लिए भेजा हुआ था। कुछ देर की बहस के बाद राजन की कसम पुरसी पर कर्नल गैरी का दिल पसीज गया और उसने अपना एक आदमी मोती महल की तरफ रवाना करने का वादा कर लिया। फिर फोन बंद हो गया। अचानक चौफान ने फंसी फंसी और बेहंगम आवाज में खांसना शुरू कर दिया। तुझ पर क्या आफत आ गई? डॉन ने बरहमी से उसे पुकारा। रवानी में वो अंग्रेजी ही बोल रहा था। तेरे मैदे में कोई तूफान उठ रहा है तो जाकर गली में कह कर दे, यहाँ का माहौल परागंदा किया तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। डॉन, ऐसी कोई बात नहीं, वो क्या आया? तुम्हारी इजाजत से मैं इस मरले पर कुछ बताना चाहता हूँ। मास्टर ने एक अजीब बात कह दी है। बोल, मैं सुन रहा हूँ, डॉन ने तुलसी से कहा। मैंने सुबह से अपने आदमी छोटा राजन के कारोबारी ठिकानों की निगरानी पर लगा दिए थे, चौफान ने कहना शुरू किया। लेकिन डॉन ने इसकी बात पूरी होने से पहले दरमियान में दखल अंदाज होकर इसे खामोश होने पर मजबूर कर दिया, ताकि रात के अंधेरे में वो इन ठिकानों को लूट सके। डॉन ने तंज़ीह अंदाज में गोया चौफान की बात मुकम्मल की। हाँ, चौफान ने खुशामदाना अंदाज में अपना सर हिलाकर कहा, तुम जानते हो कि तुम्हारा ये गुलाम ऐसे मौके पर नहीं चूकता। बेबी क्लब से छोटा राजन को सबसे ज्यादा आमदनी होती है। अब से 3 घंटे पहले 2 आदमी वहां पहुंचे। शायद वो वही थे जिनका जिक्र मास्टर ने फोन पर सुना था। वो ताले खोल ही रहे थे कि मेरे आदमियों ने इन दोनों को बेखबरी में छाप लिया। वो इन दोनों को अच्छी तरह जानते थे। ताले खोलकर वो इन्हें अंदर ले गए और मारना शुरू कर दिया।